अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम और अहम ख़बर आज ये है कि अदलिया का मूड अगले हफ्ते नज़र आएगा, क्योंकि हमने आज देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच की 9 से 13 दिसंबर की कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बहुत अहम केसेस लगाए गए हैं। और वो केसेस हैं इमरान खान की 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए जाने की दरख्वास्त, सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त, इमरान खान की 2024 इलेक्शन की तहकीकात की दरख्वास्त, सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस की समाअत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें, इमरान खान के खिलाफ 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का केस और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के अंदराज के खिलाफ। और ये अगला वीक लगता है कि काफ़ी दिलचस्प होगा, बहुत आम केसेस सुने जाएंगे। और ये इस बैकग्राउंड में आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बात की है, एक तकरीब में वो मौजूद थे जो तमाम टीवी चैनल पे दिखाई गई, और बड़े अरसे बाद हमें जजेस की तरफ से कोई टिकर्स, कोई तकरीर, कोई तस्वीर नज़र आई है। और उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े की अफवाहें मुस्तरद उन्होंने की हैं अपने इस्तीफ़े की, और उन्होंने कहा कि हम भाग कर नहीं जाएंगे, जितना इख्तियार हाथ में है इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह करे वो इख्तियार जो है मुल्क और कौम और आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। और हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ ये है कि हमारी टॉप स्टोरी जो है वो खान अपने ही बयानिए का शिकार किस तरह से, इस पर हम बात करेंगे कि जो एक बयानिया बनाया खान साहब ने पिछले कुछ सालों में, अब अवाम इतना ज़्यादा उस बयानी पे यकीन ला चुके हैं, ईमान ला चुके हैं कि अब वो लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप को भी उस बयानी से हटने नहीं दे रहे, और जो कोई भी बातचीत की मुफाहमत की बात करता है उस पर दबाव डाला जाता है, उसको टारगेट किया जाता है और उसका भी उसके ख़यालात बदलने की कोशिश की जाती है। तो इस पर हम बात करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा धरने सिविल नाफरमानी कामयाबी की चाबी है या ये भी वक्त गुजारने का एक तरीका होगा, क्योंकि पहले भी खान साहब ये एक इस्तेमाल कर चुके हैं ये वाला पत्ता, लेकिन अब उनका ये पत्ता जो खेला गया है ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी पत्ता है। देखते हैं इसका क्या निकलता है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पाकिस्तान गैर मुल्कियों के लिए जन्नत। आपको दिखाएंगे कि कहा तो ये जाता है कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाना चाहते हैं यहाँ से भाग के, लेकिन हम दिखाएंगे आपको कुछ चीज़ें जिससे पता चलेगा कि बाहर के मुल्कों से लोग यहाँ बहुत अच्छी अच्छी नौकरियाँ करने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। शुरू करते हैं हमारे आज की टॉन अपने ही बयानी का शिकार। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर इत्तलात, और अभी 2 दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए हैं जेल में। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइएगा कि आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से, जो कि बाज़ लोगों के लिए शौक़ का बायस होगी और बाज़ लोगों के लिए उसमें खुशखबरी भी है। तो ये बताइएगा खान साहब से जो आपकी बात हुई है उसमें आपने कैसा पाया, उनका मोरल, उनका मूड, उनकी सेहत, क्योंकि सेहत के हवाले से उनकी खबरें आ रही थी। नहीं, वो तो सच्ची बात है कि मुझे तो वो जब अरेस्ट हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा फिट लगे हैं। मुझे तो वो 2018 का जो इलेक्शन है उससे पहले जो उनकी फ़िटनेस थी मुझे वो उस लेवल पे लगे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जेल में वो अकेले हैं, अपनी ज़ात के अलावा कुछ है नहीं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो मुझे अपनी जो पहले से 4-5 साल ज़्यादा यंग लगते हैं, और ज़हनी तौर के ऊपर तो वो बहुत ही तगड़े हैं। मैं उनकी ज़मान पाक की गुफ्तगू में, बनी गाला की गुफ्तगू में और अडयाला जेल की गुफ्तगू में कोई फ़र्क नहीं है। ही इज़ स्टेडफास्ट, वो जहाँ खड़े थे वहाँ पे खड़े हैं पूरी तरीके से, और जिस्मानी तौर के ऊपर भी बड़े फिट हैं। हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि 5 दिन पिछले महीने भी उनको एक डेथ सेल में जो है वो बंद किया गया, लाइट ऑफ कर दी गई, और अखबार उनको नहीं मिल रहा, टीवी नहीं मिल रहा। इसके बावजूद वो ज़हनी तौर के ऊपर बिल्कुल जो है वो फर्म है, एंड ही इज़ नॉट रेडी टू बकल डाउन। वो जैसे खड़े थे वैसे तो फिर उनके बारे में जो अफवाहें फैलती हैं और बड़े सीनियर लीडर पीटीआई के वो ये बातें करते हैं, उनकी जान को ख़तरा है, उनको जहनी मरीज़ बनाया जा रहा है और वो अपने होशो-हवास में शायद नहीं है। फिर इसके बाद हमने देखा कि शेख रशीद ने कहा कि उनकी हड्डियाँ निकल आई हैं। तो ये सारी अफवाहें थी, गलत खबरें थी। देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और ये हमें आप जैसे
दोस्तों ने ही बताया था कि जब आप इंफॉर्मेशन विदहेल्ड करते हैं तो डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। सो द प्रॉब्लम ऑफ दिस गवर्नमेंट इज़ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा उनकी जो है इंफॉर्मेशन विदहेल्ड करके रखी है कि उसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। और अब जाहिर है कि बाकी आपके सामने जिस पे आप तो रोज़ ही बात करते हैं कि इतनी बड़ी एक यूट्यूब इकॉनमी क्रिएट हो गई है। अब तो ट्विटर में एलॉन मस्क साहब ने भी सब्सक्राइब का बटन दे दिया है, तो फिर उससे मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग इस तरह की जो डिसइंफॉर्मेशंस हैं उनको ज़्यादा आगे फैलाते हैं, ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। तो जब तक आप एक्चुअली जो हमारी हुकूमत का और जो सारा मॉडल है ना मौजूदा हुकूमत का, वो ये है कि वो इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन से टैकल करने के बजाय वो डिसइंफॉर्मेशन फैलने देते हैं बाय हाइडिंग द इंफॉर्मेशन। तो दिस इज़ द प्राइमरी फ्लॉ इन द नैरेटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें एक बात, ये बात आपकी ठीक है, मैंने कल भी इस पे बात की थी कि डिसइंफॉर्मेशन उसी वक्त फैलती है जब असल इन्फॉर्मेशन ना हो। लेकिन हमने देखा कि पीटीआई ने इसको बाकायदा एक साइंस से भी आगे बढ़ के आर्ट बना दिया है, और सीनियर लीडरशिप जो है वो यहाँ बैठी हो पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हैं, वो इतना उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है कि मारो या मर जाओ। उसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का, अब आप जो उस दिन हुआ है कि अलीमीन गंडापुर के ऊपर भी गाड़ी पे भी हमला हुआ, बुशरा बीबी की गाड़ी पे भी हमला हुआ, लोग नहीं चाहते तो यहाँ से जाएं और वो चले गए। तो ये जो बयानिए क्या आप समझते हैं खान साहब खुद यरगमाल बनते जा रहे हैं उस बयानिए के? क्योंकि आप जो बात करते हैं, अब मुझे लगता है कि अब तो चीज़ें उसी से ठीक होंगी जो आपने मुसलसल एक बात कही है कि मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक साइड है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये दरमियान में खान साहब फंस नहीं गए? नहीं, देखिए इशू ये है अबसार साहब कि पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है उसमें तलखियाँ रोज़ बढ़ाई जाती हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि देखिए जो सिविल सिस्टम्स होते हैं या जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिसको हम विग हिस्ट्री कहते हैं या विग डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी और इसमें भी, इसमें देखिए आपने डिस्प्यूट मैकेनिज़्म के इदारे बनाए होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ये बात तय है कि वोट से हुकूमत आएगी, वोट हुकूमत 8 तारीख को वोट लोगों ने दिया, 9 तारीख को आपने वोट बदल दिया। फिर तय है जी कि आप जब डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट सिस्टम होगा। अब आप देखिए जो कोर्ट सिस्टम है उसके साथ आपने क्या किया, जो एंटी टेररिज्म के जजेस जो थोड़े लॉ के ऊपर चल रहे थे उनके घरों पर जो है वो हमले हो गए। एक को तो बेचारे को जाके गाड़ी मार दी उसकी गाड़ी में। उसके बाद जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ हुआ, और फिर सुप्रीम कोर्ट को ही आपने फारिग कर दिया। ईसीपी का इदारा है, ईसीपी को आपने प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया। स्पीकर ऑफिस है, आपने स्पीकर ऑफिस को मलिया मेट कर दिया, जाके 10 लोग पार्लियामेंट से उठा लिए। सेनेट चेयरमैन का ऑफिस है, आपने उसको मिलिया मेट कर दिया। वो प्रोडक्शन ऑर्डर करना चाहते हैं, वो आप उनको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं करने देते। तो प्रॉब्लम यह है कि आपने जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के सारे इदारे एक एक करके गिरा दिए तो फिर ये तलखियाँ ही होनी थी ना। अब भी मेरी गुजारिश तो यही है कि तमाम चीज़ों के बावजूद हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। और ये जो इमरान खान ने 5 लोगों की कमेटी बनाई और कहा कि आइए इसके ऊपर 2 चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं, ये बड़ा अच्छा मौका है, हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए। तलखियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी, ये इशूज़ ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन तलखियाँ की आपने बात की है, ये बिल्कुल सही बात है, तलखियाँ बढ़ी हैं। लेकिन बात यह है कि तलखियाँ, ये जिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जितने इदारों का आपने नाम लिया है, जितने फोरम्स का, प्लेटफॉर्म्स का, ये सब कुछ तो आपके दौर में भी हुआ जब आप हुकूमत में थे। तलखियाँ तब भी थी, लेकिन इस हद तक तो तलखियाँ नहीं गई थी ना कि मारो या मर जाओ। मेरा ये आपसे क्वेश्चन ये है कि खान साहब से जब आपकी मुलाकात हुई जेल में, इस मौजू पर बात हुई? क्योंकि आपको तो पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी के हिस्सा ही नहीं हैं, लेकिन खान साहब ने आपको बुलाया, चंद लीडरान में से गए हैं आप, जो आप उनमें से एक हैं। तो क्या इस मौजू पे बात हुई कि आगे चलना कैसे है, स्ट्रीट के ज़रिए, स्ट्रीट पावर के ज़रिए या मुज़ाकरात के ज़रिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बात आपकी ठीक है, हमारे दौर में भी गलतियाँ हुई हैं और उससे पहले में भी हुई हैं, ये पाकिस्तान में एक चलता आ रहा था। लेकिन डिबेट डिफरेंट थी, हम तो क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट में थे और ये था कि हमने कैसे बेहतर होना। ये तो नहीं कि हम पूरा रिवर्स गियर लगा दें और बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दें। खान साहब के साथ बिल्कुल जी मेरी बात हुई है और आई थिंक कि जो कमेटी बनी है और जो चीज़ें हुई हैं, इसमें कोई ज़ाहिर है खान साहब की अपनी सोच है, सब कुछ है, बट छोटा मोटा
जो क्रेडिट है वो मैं भी ले सकता हूँ। और इसमें मेरी सोच तो आपको मालूम ही है हमेशा से ये है कि जब तक एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा तो आप उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा सकते। अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपको बताऊं कि ये जब हुआ था मामला ये डी चौक वाला, काफ़ी मामला करीब आ गए थे और मुझे 23 को तो मुझे लग रहा था कि ये इंशाल्लाह मामला जो है वो संभल जाएगा और हम किसी ना किसी का पहुंच जाएंगे। लेकिन जो टीमें निगोशिएट कर रही थी उनके इनएक्सपीरियंस की वजह से वो जो मामला या एंगेजमेंट हुई थी वो ख़त्म हो गई। हालांकि उस वक्त ये बात तय हो गई थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देने को हुकूमत तैयार थी और वो ये जो है अपना मार्च ये भी संजानी जाने को तैयार था। सिर्फ इस बात के ऊपर जो है वो झगड़ा बढ़ गया कि पिछली दफ़ा आप आए थे, आपने वादे किए थे, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ, तो अब क्या सबूत है कि ये शिफ्ट होगा तो आप वादा पूरा करेंगे। वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को सिर्फ ये चाहिए था कि जितने हमारे यहाँ पे कैदी हैं, आप देखें ना यास्मीन राशिद को 20 महीने से कैंसर सर्वाइवर हैं, क्या आपने और उनमें से जो है करना है। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो 2 दफ़ा उनका बाईपास हो चुका है। महमूद रशीद साहब ने क्या जुल्म है जो उन्होंने फेस नहीं किया। उमर चीमा है, इन लोगों को, शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर हुकूमत कोई रिलीफ दे देती तो एक ये डिस्प्यूट जो है वो थोड़ा कम हो जाता और हम टेम्परेचर नीचे आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीमों के इन एक्सपीरियंस की वजह से मेरा जो तज्जिया है तो कि वो मामला जो है वो हो नहीं सका। तो टीमों के इन एक्सपीरियंस का हो नहीं सका। खान साहब ने एग्री किया कि टीमों का इन एक्सपीरियंस की वजह से ये हुआ है। खान साहब तो सारे समझते हैं ना कि ये हुकूमत के जो है वो बेईमानी है और उनका डिस्ट्रस्ट है, दोनों तरफ ही डिस्ट्रस्ट है, ज़ाहिर है इधर भी डिस्ट्रस्ट है और इसी डिस्ट्रस्ट की वजह से ही तो हम इधर पहुंचे हुए हैं। अगर थोड़ा सा जो हुकूमत तो है ये मिसट्रस्ट जो है, मैं तो समझता हूं कि जो मिसट्रस्ट है ये कैसे ब्रिज हो गया। एक तो आपने बताया ना कुछ लीडरों की रिहाई हो जाए, लेकिन लीडरों की रिहाई से पहले भी तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए ना। अगर टीमें ही ठीक नहीं एक्सपीरियंस थी, खान साहब ने जो अभी टीम अनाउंस किया वही लोग हैं जो पहले निगोशिएट कर रहे थे, फ़र्क क्या पड़ेगा? नहीं ये लोग नहीं थे, नहीं ये लोग तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। असद कैसर साहब, अली अमीन तो थे खैर, लेकिन असद कैसर साहब हो गए, ये अपने उमर अयूब हो गए, हामिद रजा हो गए, ये लोग नहीं थे। ये लोग सलमान भी हैं। नहीं वो नहीं थे, सलमान भी नहीं थे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अच्छा अब सिर्फ मेरी ये बताइए, सिर्फ गुजारिश मेरी ये है कि देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि जो 2 साल से पॉलिसी चल रही है आप इसी को चलाते रहें। लाखों लोगों के ऊपर लाखों आपने छापे मार लिए हैं, हज़ारों आपने गिरफ्तार कर लिए हैं। आप 2021 के पोल्स उठा के देख लें, 24 के पोल्स उठा के देख लें, आप देख लें आपको कितनी कामयाबी मिली है। या तो आपने यही अपनी पॉलिसी जारी रखनी है मकाना, तो आप जारी रखें, ज़ाहिर है मैं और आप तो नहीं रोक सकते। दूसरी सूरत यह है कि हमेशा वो कहते हैं ना वो एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करना जो है वो स्टुपिडिटी है। आप इस स्टुपिडिटी को रोकें और अपना एक्सपीरियंस चेंज करें, एक्सपेरिमेंट चेंज करें और बातचीत की तरफ जाएं, बातचीत की तरफ जाएंगे मेरे ख्याल में। एक्सपेरिमेंट चेंज करने की बात आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन यही बात तो पीटीआई और इमरान खान के बारे में कही जा रही है कि सिविल नाफरमानी की प्रैक्टिस की 10 साल पहले, अब वापस 10 साल बाद फिर वही काम, और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने ट्वीट किया है। तो ये कैसी स्ट्रैटेजी है, ये क्या है, रिपीट नहीं है और इससे कामयाबी होगी? ठीक है लेकिन अबसार ये देखिए ना कि पीटीआई के पास या इमरान खान के पास ऑप्शन क्या है। या तो आप ऑप्शन देंगे ना कि जिसमें आपने कमरे में बंद कर दिया है लोगों को, खिड़कियां बंद कर दी हैं, कमरों में लोग बंद कर दिए हैं और सांस लेना मुश्किल हो गया। आप बिल्ली को भी जब दीवार से लगाएंगे तो आगे से झपटेगी ना, क्या करेगी। आपने कमरे के अंदर खिड़की तो खोलें, जब आप खिड़की खोलेंगे और सांस आएगा तो अगला कोई बातचीत जो है वो करेगा ना, या वो आपके सामने आएगा। आप धकेल रहे हैं लोगों को कि सवाए प्रोटेस्ट के उनके पास ऑप्शन ही ना बचे। अब आपको 5 रुकनी जो कमेटी बनाई है और उसमें 2 पॉइंट एजेंडा जो है वो दिया है खान साहब ने। हुकूमत आए बैठे, वो कहे जी ये 2 पॉइंट्स आपके हैं, ये 3 पॉइंट्स हमारे हैं, आइए। और बल्कि मेरे ख्याल में अगर आप डायरेक्ट बातचीत ना भी करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए कर लें, बल्कि मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है
कि अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब जैसे, महमूद अचकज़ई साहब जैसे लोगों को बीच में डालें और एक करीब आने की कोशिश करें। और मैंने तो आज ये भी कहा है कि नेशनल गवर्नमेंट भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है जिसकी तरफ सोचा जाना चाहिए, ताकि टेम्परेचर्स नीचे लाएं हम। और अगर 8 महीने 10 महीने साल की एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए तो उसमें सारे लोग जो हैं वो उसमें उनका हिस्सा हो जाए या वो उनकी मर्ज़ी हो जाए। और एक चीज़ है, टेम्परेचर नीचे आना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। ठीक है, इस पे खान साहब ने एग्री किया है नेशनल गवर्नमेंट वाली बात पे? देखिए, खान साहब से तो जाहिर है मेरी बात नहीं हुई नेशनल गवर्नमेंट के इशू के ऊपर, लेकिन सवाल उन्होंने 2 चीज़ों को कहा है ना कि उसके ऊपर बातचीत करें। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो अपनी ऑप्शंस लेके आए, वो बताए उनके जहन में कैसे है कि इमरान खान जो है वो कैसे टेम्परेचर। आपकी उनसे मुलाकात जो हुई है उसमें कुछ बातें तो हुई हैं ना, और आप बहुत अहम प्लेयर हैं, मुझे ये अंदाज़ा है। ख़ास तौर पे फैसल चौधरी मुसलसल मिलते रहे हैं खान साहब से, और सिविल नाफरमानी की जब बात ये अपील आई है वो भी फैसल सिद्दीकी साहब की मुलाकात के बाद आई है। तो कोई ऐसी बात तो है ना जो खान साहब ने आपको कही होगी, मैंडेट दिया होगा कि ये जाके आप बात करें, क्योंकि पार्टी के अंदर से जो आपको मुखालफत मिल रही है उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? नहीं, पार्टी के अंदर कोई मुखालफत नहीं है जी। पार्टी तो देखें अफजार साहब, पार्टी तो फ्रेंकली अब उस तरह से है नहीं। पार्टी तो जो थी वो तो 2 साल पहले यही तो किया, इस हुकूमत ने ये किया कि पार्टी जो है वो हम सब लोगों को जो है वो ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया। अब इमरान खान है और वर्कर्स हैं और लोग हैं, बाकी दरमियान में तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती कोई चीज़। सो इमरान खान का कॉन्फिडेंस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल है, और हमारी कोशिश ये है कि जो भी एफ़र्ट हो सके इमरान खान की रिहाई के लिए वो हम करें। इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर आगे पॉलिटिक्स वैसे ही सही हो जाएगी, पाकिस्तान में नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ओनली थिंग इज़ कि इसको हमने कैसे ये जो प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब को बाहर लाने का, वो कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, आपने इमरान खान साहब को बाहर लाने की बात की है, और इस पे आपने फरमाया कि बात तकरीबन 23 तारीख को मुकम्मल हो चुकी थी, कुछ लोग रिहा भी हो जाते, लेकिन हमने देखा कि ये नहीं हुआ। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ से, और उसमें एक ख़ास वजह है इमरान खान बाहर निकल के क्या करेंगे, उन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपने खान साहब को कोई तजवीज़ दी? देखिए जी, मेरी खान साहब के साथ बड़ी बिल्कुल वाज़ेह बात है, पहले भी मैंने ये बात कही है और फिर मैं दोबारा भी इंशाल्लाह मिलूँगा इस हफ्ते, तो दोबारा भी मेरी कोशिश होगी। देखिए, असल प्रॉब्लम ही ये है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। पीटीआई को इमरान खान को ये अश्योर कराना पड़ेगा, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी। और अगर आप देखें तो बीबी ने जो अपनी तकरीर की थी उसमें उन्होंने इसको एड्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको शायद ज़्यादा एक एम्फेसिस करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है कि इमरान खान आएंगे तो वो सलूक नहीं करेंगे जो 2 साल हमारे साथ हुआ है, या जिस जुल्म और बर्बरियत के शिकार हम हुए हैं वो नहीं होगा, बल्कि वी विल हैव अ हेल्दी डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। सो ये एश्योरेंस भी कराना ज़रूरी है, और इसके लिए कुछ मैकेनिज़्म बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ मैं बार बार सुनता हूँ कि गारंटी क्या होती है। आपने मैकेनिज़म्स क्रिएट करने होते हैं जिसमें किसी के पास ये इख्तियार या ऑप्शन ना हो कि वो दूसरे के साथ ये सलूक कर सके। सो वो हमें वो मैकेनिज़म्स जो हैं वो सोचने हैं और उसकी तरफ जाना है, बजाय इसके। और अजीबोगरीब बात हो जाती है कि फलाने को बाहर से गारंटी हो जाए, बाहर से हो जाए। क्यों बाहर से हो जाए? नहीं, ठीक है, आपकी बात, ये वाइज बात की आपने, लेकिन ये बताइएगा, गारंटी चले नहीं है, एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, एक निज़ाम बना हुआ है, जैसा भी है, हाइब्रिड है, 2018 से यही चल रहा है इस मुल्क में। तो अगर ये रिजर्वेशन हो कहीं कि यही निज़ाम 1, 2, 3 साल चलना है, और फिर कहीं जाके मिड टर्म इलेक्शंस भी हो सकते हैं, खान साहब उस दौरान इस एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब ना करें। ये चीज़ तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि खान साहब इस पे क्या कहेंगे या क्या करेंगे बाहर निकल के। देखें जी, कोई खान साहब इस निज़ाम को बचा नहीं सकते। उसकी वजह इसलिए ये है कि देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ने जितनी मेहनत की है, जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, उनकी पॉलिटिक्स को उन्होंने बचाया, उन्होंने उनके केसेस ख़त्म करवाए, 27 सीटों के साथ जरदारी साहब को सदर बना दिया, 18 सीटों के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना दिया। इसके बदले में इस्टेब्लिशमेंट को क्या दे पाए हैं जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब? इस सिस्टम के अंदर जान ही नहीं है कि वो ये सस्टेन कर सके।
देखिए, आपने सिर्फ इमरान खान की खुशनुदी काफ़ी नहीं है सिस्टम के लिए, सिस्टम में कुछ डिलीवरी भी तो हो। अब जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर भी मुझे आप बताइए, एक नुक्ते के ऊपर आप मुझे बता दीजिए कि लाने वालों की ही कोई मदद कर सके हों, बाकियों को तो आप छोड़ ही दें। सारी इकोनॉमी वो अच्छा, चला ये जो आप बात, को वजन उठाना पड़ रहा है। ये जो आप अभी जो दलील आप दे रहे हैं ना, एग्जैक्टली यही दलील पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिया करते थे 2022 में और 21 में। तो लगता ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और आप भी तीनों ये कोशिश कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करे, अपनी तरफ खींच रहे हैं इस तरह की लच्छेदार बातें करके। आप समझते ये मुनासिब है जो आप लोगों ने स्टैंड लिया हुआ पीटीआई ने? इसकी बजाय ये नहीं कहना चाहिए कि वो पीछे हटें, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तय करें, इस निज़ाम को बेहतर करें? नहीं, पहली बात तो यह है कि 2022 की और ये सिचुएशन 21 में हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं थे ना, वो तो कंपैरिजन ही बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो एस्टैब्लिशमेंट के आइडियल यही है कि एस्टैब्लिशमेंट का सारी पार्टियों के साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट में जो भी पाकिस्तान के अवाम जिस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करें, एस्टैब्लिशमेंट को उसका साथ देना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। दुनिया में तरक्की हुई है वो इसी तरह हुई है, बिकॉज इदारे अपने आप को जो है वो एफिलिएट नहीं करते पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। यही सिचुएशन है जिसको हम क्वालिटी डेमोक्रेसी कहते हैं, और वही डिबेट पाकिस्तान में हो रही थी जब ये सारा सिस्टम जो है वो ख़त्म हुआ। और आइडियल यही है, हमने बढ़ना इसी तरफ है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर नीचे लाने पड़े। ठीक, मुख्तसर एक जवाब दे दीजिएगा। बुशरा बीबी का आपने जिक्र किया, उनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है ख़ास तौर पर बैरून मुल्क से कि वो खान साहब की सियासत के लिए और जान के लिए बहुत शदीद ख़तरा है, पाकिस्तान के अंदर से भी हो रही है। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये सिलसिला जो है ना, ये पाकिस्तान में हमेशा इस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं वो करने हुए हैं, चीज़ें आई हैं। बुशरा बीबी का फ़र्ज़ है कि वो अपने खामन की रिहाई के लिए जो मुमकिन है वो कर सकें, और वो जो मुमकिन है वो कर रही हैं। जिस तरह नुसरत भुट्टो ने किया, जिस तरह कुलसूम नवाज़ ने किया, वही रोल बुशरा बीबी का है। और बुशरा बीबी को कोई जो तनकीद है उसको परवाह नहीं करनी चाहिए, उन्हें इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमसे बात करने का वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हॉट इशू धरने सिविल नाफरमानी कामयाबी की चाबी है या नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे आज के हॉट इशू का, धरने सिविल नाफरमानी क्या ये कामयाबी की कुंजी हैं या नहीं। और इसकी इसलिए हम बात करें, पिछले 3 महीनों में 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा चुकी है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और आज भी अलीमीन गंडापुर ने यह कहा है कि 17 हमले हमने पूरे करने हैं और फिर सोमनाथ के मंदिर तक पहुंचना है। वो हंसते हुए ये बात कर रहे थे, उन्हें शायद तारीख़ का सही अंदाज़ा नहीं है कि ये सब क्यों हुआ था। और इसके साथ आज ये भी बात यहाँ पे की जा रही है कि 14 दिसंबर की जो कॉल दी गई है, कॉल की अपील की गई है, वो इसलिए है कि 8 या 9 दिसंबर तक फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी इमरान खान पर बहुत सारे केसेस में, और इसलिए अपनी सियासत को बचाने के लिए धरने और सिविल नाफरमानी की कॉल दी जा रही है। और सिविल नाफरमानी की कॉल खान साहब एक दफ़ा पहले भी दे चुके हैं, अगस्त 2014 में, और कुछ ही महीनों बाद पता चला कि वो कॉल नाकाम हो चुकी है। उन्होंने खुद भी बिल जमा करवाए, उनके दूसरे पार्टी के लोगों ने भी बिल जमा कराए, टैक्सेस भी पे करते रहे। और अब एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाएगी तो क्या खैबर पख्तूनख्वा खुद उस पर अमल करेगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग बिजली गैस के बिल देना बंद कर देंगे? तो उसके जवाब में क्या वफाक उनकी बिजली और गैस बंद कर देगा? और क्या वहाँ जो टैक्स लगाए जाते हैं सूबाई हुकूमत की तरफ से वो भी नहीं दिए जाएंगे? तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हमने इसके लिए जहमत दी है सीनियर तजिया निगार रेहाम खान साहब को, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर उनसे जो मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं अब बहुत तजिया निगार भी हूँ, तो हमने सोचा आज उनसे तजिया लेते हैं और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविज़म है उस पर भी बात करेंगे। रेहाम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहला सवाल आपके ट्वीट पे जो आपने 2-4 दिन पहले किया है, और आपने कहा है कि पीटीआई जो है इसके कारकुनान से तो मुझे हमदर्दी है, लेकिन मफाद परस्त लीडरों से नहीं, जो यहाँ पे लोगों को सर्दी में लेके आए, दूसरों के बच्चों को, और फिर उन्हें सर्दी में और इस ऑपरेशन के सामने छोड़ के अपनी लग्जरी गाड़ियों में भाग गए। कौन सी लीडरशिप थी ये जो जिन्होंने ऐसे किया? तमाम लीडरशिप। मेरा ख्याल है कि जो भी लीडर बनना
चाहते हैं, जो बनने की ख्वाहिश रखते हैं वो भी, और वो जो कि अपने आप को लीडर समझते भी हैं और जिनको लोग लीडर समझते हैं। तो मुझे एक अंग्रेज़ी की आप समझें एक कैच फ्रेज़ है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो हम देखें पश्तून लोग हैं, हम तो वी लाइक टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो जब आप पश्तूनों की गैरत को उभारने की कोशिश करते हैं तो खुद भी अपनी कोई गैरत दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अगर आपने अभी इंट्रो में कहा कि 14 अगस्त को जब 2014 का धरना था और पहुंचना था लीडरशिप ने, तो तब भी आपको याद है कि 16 तारीख तक तो लीडरशिप नहीं पहुंची और हम देख रहे थे सड़कों पे कि इसी तरह से बेयार मददगार बारिश हो रही थी और पश्तून ही आपकी सपोर्ट के लिए आया हुआ था, और तब भी आपने उनको बेयारो मददगार छोड़ के और आराम से घर वापस जाके आप लोगों ने नाश्ते किए। तो बेसिकली तमाम पीडीआई की लीडरशिप, जो बानी अपने को कहते हैं या जो किसी ओहदे पे हैं या कोई मौरूसियत की निशानी है, वो सारे ऐसा ही हुआ। हमने वीडियो फुटेज देखी कि आपका सपोर्टर आया, आपका सपोर्टर इलेक्शन के दौरान भी आया, आपका सपोर्टर पंजाब में भी जब आपने एहतजाज करने को कहा वो आया, आपका सपोर्टर मियां वाली भी पहुंचा, आपका सपोर्टर 9 मई में भी अभी तक गिरफ्तार है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, उसको बेयारो मददगारी छोड़ते और आप अपनी लग्जरी गाड़ियों में वहां से फरार हुए हैं या वहां पहुंच नहीं सके। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जैसा लीडर होता है वैसे ही डेप्यूटी लीडर्स होते हैं। आपने अभी मौरूसियत का जिक्र किया और आपने कहा कि पठानों की गैरत को आवाज़ दी तो फिर ख़ुद भी फ्रंट पे लीड करना चाहिए था। तो बुशरा बीबी इस पे फिट आती हैं, उन्होंने पठानों की गैरत को आवाज़ भी दी और वो मौरूसी सियासत जिसको तनकीद करती रही पीटीआई, अब वो फोर फ्रंट पे भी हैं। क्या आपका इशारा बुशरा बीबी की तरफ है? जाहिर है, देखें जब आपको सूट करता था तो आपको बाकी लोगों की बेटियों पे भी एतराज़ था और उनकी बेगमात पे भी एतराज़ था और इंतहाई गलीज़ लहजा और गलीज़ किस्म की बातें की। यही अली अमीन गंडापुर जिस किस्म की ज़बान मरियम नवाज़ के बारे में इस्तेमाल करते थे, आपको याद है कि किस किस्म की नाज़ेबा गुफ्तगू हुई। लेकिन इधर हमें मौरूसियत पे भी एतराज़ नहीं है आपको, लेकिन अपने आप को कहना चाहिए कि हम भी सबकी तरह ही हैं, कि जब हमको सूट करता है हम मौरूसियत को भूल जाते हैं, जब हमको सूट करता है हम कहते हैं मौरूसियत को हम निगेट करते हैं। यहाँ मुझे जो इशू है वो ये है कि आप रेशल प्रोफाइलिंग ना करना छोड़ दें। मुझे बिल्कुल इस पे एतराज़ नहीं है कि आप मौरूसियत करें या आप अपनी मफाद परस्ती करें, लेकिन खुदारा उसमें रेशल प्रोफाइलिंग ना करें। जब आपको शहादतें चाहिए होती हैं, जब आपको लोगों को सड़कों पे जलील करना होता है, जब आपको जलील करना होता है लोगों को, आपको पश्तूनों की और पश्तूनों की गैरत याद आती है, लेकिन अपनी बेगैरती आपको याद नहीं आती कि 11 साल से आप खैबर पुख्तनख्वा में हुकूमत कर रहे हैं, तो कुछ खुद भी गैरत दिखाएं ना। इन पश्तूनों को बेरोजगार क्यों रखा हुआ है? उनको अपने सूबे में रोजगार देना। वो क्यों किमाड़ी पोर्ट पे बेयारो मददगार और लोगों के रहमो करम पे है? वो क्यों दुबई में ख्वार हो रहे हैं? वो क्यों सऊदी में ख्वार हो रहे हैं? अगर आप उनकी गैरत को उजागर करना चाहते हैं तो खुद भी तो कोई गैरत दिखाएं। अली अमीन गंडापुर को भी तो चाहिए था ना कि कोई गैरत दिखाते। तो मुझे अफसोस इस बात पे है कि आप हमको रेशल प्रोफाइलिंग करके जिहादी लेबल करते हैं। हमको पश्तूनों को आपने जब आपको सूट किया है हमें जिहादी लेबल करके हमको इस्तेमाल किया है। जब आपकी मर्जी होती है आप हमें मुजाहिदीन बना देते हैं, जब आपकी मर्जी होती है आप हमें दहशतगर्द बना देते हैं, जब आपकी मर्जी होती है आपको हम पश्तून दिखाई देते हैं, जब आपकी मर्जी होती है आप हमें अफगान बाशिंदे बताते हैं। तो खुदारा ये रेशल प्रोफाइलिंग अब हमारे ऊपर मुसल्लत जो कर रहे हैं आप ना करें। आई हैव अ ह्यूज इशू विद द लैंग्वेज यूज्ड। जो आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई लीडर भी हो, चाहे वो किसी की अहलिया हो, चाहे वो बानी हो या खुद वो कोई पश्तून हो, स्टॉप यूजिंग अस फॉर योर वेस्टेड इंटरेस्ट, स्टॉप बीइंग सो पेटी एंड स्टॉप डिस्ट्रॉइंग आवर जनरेशंस अपॉन जनरेशंस। वी नीड जॉब्स। आप खैबर पुख्तनख्वा में रोजगार दें। आप खैबर पुख्तनख्वा की देखें जरा आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने हैं। तो गैरत आपकी उधर क्यों नहीं जागती? जब मिडिल स्कूल्स नहीं है हमारी लड़कियों के लिए, जब सेफ्टी नहीं है, जब सड़कें नहीं है, तो गैरत आपके धरनों और एहतजाजी के ऊपर आपको पश्तून की याद आती है। जब उनको उठाया जाता है, जब उनको 9 महीने उठाया जाता है, तब आपको क्यों गैरत याद नहीं आती? आपने बड़ी वैलिड बातें की हैं। ये सारी बातें जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है, वहाँ के जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं या नेशनल असम्बली में जो मेंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से या सेनेट में हैं, उनको ये सारी बातें नज़र नहीं आती, सुन नहीं रहे, ये बोल नहीं रहे। क्या मसला है कि सब एक ही तरफ लगे हुए हैं और 11 साल हुकूमत में हो गए हैं, लेकिन वहाँ के अवाम का हालात इतने बुरे हैं। अमन अमान की हालत देख लें,
क्या वजह है इसकी? अबसार आलम साहब, जैसा लीडर होता है ना, वैसे ही उसकी नीचे डेप्यूटी लीडरशिप होती है, वैसे ही उसके लोग होते हैं। तो लग तो ये रहा है कि जनाब लीडर लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लीडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं सारे के सारे। मतलब ये आप देखें कि दोबारा जो सिविल नाफरमानी की बात की जा रही है, ये सिविल नाफरमानी आपको तब क्यों याद आती है, ये हकीकी आज़ादी आपको तब क्यों याद आती है जब आपको एस्टैब्लिशमेंट बैक नहीं कर रही होती। जब आपको एस्टैब्लिशमेंट बैक कर रही होती है तो उस वक्त तो आपको सिविल नाफरमानी याद नहीं आती, उस वक्त तो आपको डेमोक्रेसी याद नहीं आती। आपको याद नहीं है अबसार आलम साहब कि आपको जब गोलियां लगी थी तो आप भी तो अकेले थे। आप मुझे बताएं, आज इनकी अहलिया ये कह रही है मैं तो अकेली थी, तो अगर अकेली थी और फिर गोलियां भी चली तो गोली लगी कैसे नहीं? आप जब अकेले थे पार्क में तो गोली लगी थी ना, और सब कह रहे थे हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता इस्लामाबाद में गोली लगी है, हमें तो नहीं पता अबसार आलम साहब को कैसे गोली लगी है। आप पे तो ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि आपने अपने आप को गोली मारी है। ये तब प्राइम मिनिस्टर थे ना, इन्हीं की लीडरशिप पावर में थी। तो बात ये ना, सिविल नाफरमानी करते हुए महात्मा गांधी अच्छे लगते हैं। महात्मा गांधी ने जब सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था ना, तो मैं सिविल नाफरमानी पे, देखिए सिविल नाफरमानी पे आपने 2014 की बात भी की है, और आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट जब इनके साथ थी तो तब तो इन्हें हकीकी आज़ादी याद नहीं आती। तो 2014 में जो कुछ हुआ वहाँ सीखा तो इन्होंने, सिविल नाफरमानी सीखी तो वहीं से ना जो इनको सिखा रहे थे। तो अब ये जो इन्होंने सीखा वो सबक दोबारा ला रहे हैं। आप समझती कामयाब होगी सिविल नाफरमानी की इनकी कॉल? 2014 में क्या सिविल नाफरमानी पे कामयाबी हुई थी आप बताएं ना मुझे। 20 अगस्त 2014 को सिविल नाफरमानी अनाउंस की, 10 सितंबर तक तो आप बिल्स पे कर रहे थे। मैं तो इसकी आईनी शाहिद हूं कि ये हमेशा औरतों को, बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आज किसी और औरत को इस्तेमाल कर रहे हैं, आज कुछ और बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद है कि उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ओ मैं क्या करूं, मेरी तो जनाब अहलिया और उसके बच्चे को बिजली की ज़रूरत थी। एक्चुअली आपके घर में सोलर पावर लगी हुई थी, क्योंकि आपका घर तो, आप ओन चौधरी साहब से पूछें कि क्या बनीगाला में सोलर पैनल्स नहीं लगे हुए थे, कौन सी बिजली का बिल। ये सारा ड्रामा करना, लोगों के सामने बिजली के बिलों को आग लगाना, और वो बेचारे लोग जो कि बिजली के बगैर रह नहीं सकते, ना उनके पास इतने मेहरबान दोस्त और अहबाब हैं कि वो सोलर पैनल्स मुफ्त में आपको लगा दें, या इस किस्म की कोई आपकी नेटवर्किंग हो कि जनाब हमने बिजली का बिल 10 दिन लेट हो गया तो प्लीज़ हमारी काटे ना। गरीब लोग तो वापटा के बाहर लाइनों में लगे रहते हैं जब उनका डिफेक्टिव मीटर होता है। हमसे पूछे ना, हम खड़े हुए हैं ना वापटा के बाहर, डिफेक्टिव बिल्स लोगों के तो 40-40 हजार बिल आ रहे हैं। आप 2014 के बिल देखें, 13-13 हजार के तो बिल हैं। ये भी सोचने की बात है कि आपके बिल इतने कम कैसे आ रहे हैं जब आप एक महल में रह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने बड़ा अहम बातें बताई हैं, लेकिन जो अभी आपने जिक्र किया है कि ह्यूमन शील्ड ख़वातीन और बच्चों की बनाते हैं खान साहब और उनकी पार्टी, और अभी भी एक औरत को बनाया हुआ है। आप समझते हैं कि जो बुशरा बीबी हैं उनको खान साहब अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं शील्ड के तौर पर? देखें, जो बंदा औरों को इस्तेमाल करता है ना, वो खुद इस्तेमाल हो जाता है। इस वक्त हकीकत यह है कि जो शख्स ना अपनी पार्टी को संभाल सकता है, मुझे तो नहीं पता, आप मुझे बताएं, मुझे तो अभी तक ये नहीं पता कि पार्टी चेयरमैन कौन है, पार्टी स्पोक्स पर्सन कौन है, कौन फाइनल कॉल दे रहा है, कौन सेमीफाइनल कॉल दे रहा है, कौन कह रहा है कि जनाब उनको आगे जाना था, कौन कह रहा है कि संजयानी पे रुकना था। जो भी बानी है उसका इतना कंट्रोल नहीं है कि वो अपनी बहनों बीवियों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन कर सके। वही एस्टैब्लिशमेंट जो आपको लेके आई थी, जो आप उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे, उसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन इतना बुरा है, और आप इतने बच्चे हैं कि कभी आपको एक बंदा धोखा दे जाता है, कभी कोई और शख्स आपको धोखा दे जाता है। तो इस वक्त यू आर अ कंप्लीट अटर मेस, You don't know how to communicate। तो जो शख्स अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकता, जो अपने पार्टी सपोर्टर्स को, अफसार साहब, जो अपने पार्टी सपोर्टर्स को जेलों में और जलीलो ख्वार करता है और शहादतें भी करवाता है, उसके हाथ में अगर हम मुल्क की बागदौड़ एक दफा फिर दे दें, तो आप चाहते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स जिस तरीके से जलील हो रहे हैं, उस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम इस तरह से जलील हो? तो आप तो अपनी पार्टी को पहले संभाल के बिठाएं, फिर हम आपको कहें कि जनाब आप वापस आएं और आप बागदौड़ संभालें। वर्कर्स की, आपने सपोर्टर्स की बात की है, पख्तून है सारे उनके पीछे, और जो आपने भी जिक्र के जिहाद का नारा लगाया, गैरत को कॉल किया पठानों की, एक पंजाबी खातून पॉलिटिशियन ने, आप पख्तून थी हैं, और आप जब पार्टी में आपकी ये जगह नहीं बन सकी,
बुशरा ये जगह कैसे ले गई, और फिर लोग जो हैं, वर्कर्स जो हैं, जिनके बारे में आप भी फिक्र कर रही हैं, उनको ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही कि उनको वर्गलाया जा रहा है जिहाद के नाम पे, फिर दोबारा उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सार आलम साहब, पश्तून जो है ना, हमारी एक नेचर है। हम अपनी बहादुरी की वजह से, अपनी मेहमान नवाजी की वजह से, अपनी दोस्ती की वजह से और अपनी मोहब्बत निभाने की वजह से मशहूर हैं पूरी दुनिया में। जहाँ भी आप पश्तून को मेहनत का काम देंगे, वो आपको पूरा करके बताएगा, वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन इस्तेमाल पश्तून कौम को आपने हमेशा किया है। आपने उसको रेशल प्रोफाइलिंग भी किया और आपने हमेशा उसको फ्रंट लाइन पे भेज के उसको वापस कुछ नहीं दिया। दिस इज फैक्ट। लेकिन जहां भी मेहनत करनी होती है, मजदूरी करनी होती है, चाहे वो मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, या किसी फ्रंट लाइन पे, वो पश्तून होती है। लेकिन देखें ना, गैरत, मैं तो इस बात ही के खिलाफ हूं कि आप पश्तूनों की रेशल प्रोफाइलिंग करके उन्हीं की गैरत को बार बार उभारें। मेरी जगह क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैंने कभी गलत बात पे किसी की पैरवी या किसी की पपेट नहीं बनी। जो गलत बात है सो गलत बात है। जो चीज मैं अपने बेटे के लिए पसंद करूंगी, वही बात मैं अपने पश्तून बच्चे के लिए, चाहे वो वजीरिस्तान का है, चाहे वो हजारा का है। मैं मफाद परस्ती के खिलाफ थी, तब वहां नहीं चल सकी। मैं पपेट बनने के खिलाफ थी, तब वहां नहीं चल सकी। और मैं आपको बार बार ये कह रही हूं कि इस वक्त जो हो रहा है ना, वो पहले फॉरेन रिमिटेंसेस जो कह रहे हैं ना कि बंद कर दें, ना दें, तो आपने तो अपने बच्चों के या किसी बहन की शादी करानी नहीं। जिस लड़के ने बाहर बैठ के मजदूरी कर रहा है और उसकी माँ के बिजली का बिल पे करवाना है, वो तो फॉरेन रेमिटेंस देगा, वो आपकी वजह से नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने अपने माँ बाप बुजुर्गों का घर चलाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के वक्त, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा एडिटोरियल वक्त हो हमारे आज के एडिटोरियल का। और आज दिन है करप्शन में खात्मे की आगाही का आलमी दिन, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और करप्शन एक ज़ाहिर है बहुत लानत है तमाम दुनिया में, तमाम ममालिक के लिए। लेकिन करप्शन जो है सियासतदान नहीं खाली करते, ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं। और किस किस तरह करते हैं ये तो ज़ाहिर है हमारा नैब जानता है, हमारी हुकूमत जानती है उस पर क्या कवानीन होने चाहिए। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि एक लिस्ट सेनेट की या पार्लियामेंट की कायमा कमेटी के लिए बनाई गई है, जिसमें बताया गया कितने ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है। 20 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं। और जब हमने उस लिस्ट को देखा तो उसमें से 9 जो हैं वो पैदाइशी बरतानवी और कैनेडियन शहरी हैं। और इसके अलावा मज़ीद मेरे ख्याल 6 या 5 ऐसे हैं जिनके वालदैन जो हैं वो कैनेडियन और बरतानवी शहरी थे, और 3 ऐसे हैं जिन्होंने खुद ली, और बाकी जो हैं वो शादी की वजह से दूसरे मुल्कों के शहरी हैं। तो आप सोचें कि ये जो 20 लोग हैं दोहरी शहरी, तो इनमें से ज़्यादा तादाद उन लोगों की जो बाहर के ममालिक में पैदा हुए और फिर वहाँ शायद वहाँ ही पढ़ने के बाद यहाँ आए या यहाँ आगे और यहीं आके पढ़े। उन्होंने ये मुकाबले के इम्तहानात पास किए और पाकिस्तान की जो टॉप की सर्विस है PAS, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसको ज्वाइन किया, या पाकिस्तान की पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। अब आप लिस्ट देखें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी आम पोजीशन पे ये लोग बैठे हुए हैं, दोहरी शहरियत है इनकी, और यहाँ नौकरी करने आए हैं सिर्फ। और नौकरी करने के बाद ये वापस चले जाए, बेनिफिट्स लेके, प्लॉट्स लेके, जायदादें लेके, और अगर पैसा है तो वो बना के। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दोहरी शहरियत वाले ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिनकी वफादारी डिवाइडेड है उस मुल्क में भी जहाँ के वो शहरी हैं, और इस पाकिस्तान के भी, उनको इतनी बड़ी अहम पोजीशन पे बिठा के उनसे पॉलिसीज़ बनवाना या उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, क्या वो मुल्क के मफाद में है? क्या वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिसमें मेरे और आपके बच्चों की भलाई हो और उनके बच्चों का उसमें जिक्र भी ना हो, क्योंकि उनके बच्चे तो यहाँ नहीं होंगे, ना वो खुद यहाँ पे होंगे। तो ये जो खुला तजाद है, क्या ये कानून साजी के जरिए हल हो सकता है? नहीं, इस पर हुकूमत गौर करे, और ख़ास तौर पर जब वो फ्रीलांसर्स के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं या खुद अपनी जॉब्स उन्होंने ढूंढी हैं, यहाँ से काम करते हैं, ज़र मुबादला कमाते हैं, टैक्सेस भी देते हैं पाकिस्तान के, यहीं रहते हैं, उनके लिए हुकूमत इतनी मुश्किलात पैदा करती है इंटरनेट को बंद करके या स्लो करके। लेकिन ऐसे लोग जो दूसरे ममालिक के शहरी हैं, उनके लिए इतनी आसानियाँ हैं कि वो बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं। क्या इस पर कानून साजी नहीं होनी चाहिए? भूमिपुत्रा, मलेशिया की तरक्की करने की वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने भूमिपुत्रा की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। सन ऑफ द सॉइल शुड बी कैप्चरिंग गवर्नमेंट पोजीशंस। गुड नाइट।